ये तीन चीजें पढ़नी है। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एक ये अप्रोच है। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एक ये दूसरी अप्रोच है। और कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग ऑफ अ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये तीन क्वेश्चन जो है हमें, ये तीन कॉन्सेप्ट जो है हमें समझने हैं, और इससे ही हमारे चैप्टर का जो थ्योरी वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो यार सबसे पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम लेवल होता क्या है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम यार वो होता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है। तो बहुत बेसिक चीज है, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी है और 11th में भी हमने पढ़ी हुई है। जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए, बेसिकली एडी और एएस इक्वल हो जाए, वो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल। अब यार मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने इससे पहले वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 7 एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की वीडियो देखी हुई है। नहीं तो वो चैप्टर एटलीस्ट पढ़ा हुआ है अच्छे से, क्योंकि अगर वो तुमने नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर तुमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा। मैं चाहूंगा कि तुम पहले वो चैप्टर पढ़ लो अगर तुमने नहीं पढ़ा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है उस चैप्टर का, वो पहले चैप्टर पढ़ लो, समझ लो, ताकि इस वाला चैप्टर में तुमको कंफ्यूजन ना हो, वरना तुमको ऐसी कई चीजें हैं जो शायद समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है। चलिए, तो एडी हमारा क्या होता है? सी प्लस आई, बेसिकली कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। एग्रीगेट सप्लाई हमारा क्या होता है? सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग, ये भी हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो यार एडी इक्वल टू एएस करेंगे तो मतलब सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस हो गया। सी और सी कट गया, हमारा आ गया सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो यार बेसिकली एडी इज इक्वल टू एएस और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये दो अप्रोच है हमारी इनकम डिटर्मिनेशन की, इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन की। ठीक है, इक्विलिब्रियम निकालने के लिए दो अप्रोचेज है, एडी इक्वल टू एएस अप्रोच और सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। तो यार ये एक स्केड्यूल है, आप जरूर बनाइएगा क्वेश्चन में अगर ये स्केड्यूल आएगा तो, क्योंकि आसान है बनाना और इसके मार्क्स भी आपको मिलेंगे अच्छे। तो यार ये है एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले 0 एम्प्लॉयमेंट, फिर 10 20 30 40 50 60, देखिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी इनकम बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ा रहे हो तो उनको कुछ तो पैसे दोगे, फ्री में तो आप कराओगे नहीं, तो उनकी इनकम बढ़ती जाएगी, सोसाइटी में इनकम बढ़ती जाएगी, इन इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, 40 120 280। अब यार अगर पिछले चैप्टर में आपको याद हो तो ये हमारा होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। इनकम है 0 और कंजम्पशन फिर भी है 40, क्योंकि यार ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कंजम्पशन ना करो। अब इंसान खाना पीना तो नहीं छोड़ देगा, पानी पीना तो नहीं छोड़ देगा, सांस लेना तो नहीं छोड़ देगा, जो आप ब्रीद इन एयर कर रहे हो वो तो कंज्यूम ही कर रहे हो ना कुछ ना कुछ। तो यार हर चीज जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो ऑटोनोमस कंजम्पशन में आ गई अगर आपकी इनकम 0 है, क्योंकि आपकी कंजम्पशन कभी 0 नहीं होगी, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो ये कंजम्पशन हमारी इंक्रीज हो रही है इनकम के साथ, जैसे जैसे हम इनकम हमारी बढ़ती रहेगी हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता रहेगा, हम खर्चा ज्यादा करते रहेंगे। फिर ये आ गई सेविंग्स। अब यार इनकम में कुछ होता है कंजम्पशन, कुछ होता है सेविंग्स। ठीक है ना, अब ये सेविंग जो है वो भी नेगेटिव से शुरू हो रही है, ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इसको हम क्या कहते हैं, अगर आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, इसे हम कहते हैं डिस सेविंग्स। यस, इसे हम कहते हैं डिस सेविंग। ये वो वाला सिनेरियो है जब आपकी इनकम कम है कंजम्पशन ज्यादा है, तो इसका मतलब अपना सेविंग्स को यूज कर रहे हो आप कंज्यूम करने के लिए। देखिए आपकी इनकम है 100, कंज्यूम आप कर रहे हो 120, तो वो 20 रुपए कहाँ से ला रहे हो आप? वो 20 रुपए अपनी सेविंग्स से उठा रहे हो। ठीक है ना, इसे कहते हैं डिस सेविंग। ठीक है ना, फिर हमारी सेविंग भी बढ़ती रहती है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है कंजम्पशन और सेविंग बढ़ती रहती है। फिर हमारा इन्वेस्टमेंट है जो ऑटोनोमस रहता है थ्रू आउट 40। ये इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको याद होगा तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट ये वो इन्वेस्टमेंट है जो फर्म्स करती हैं, और हमें मान के चलते हैं कि ये इक्वल ही रहती है, ये थ्रू आउट एम्प्लॉयमेंट सेम रहती है, 40 40 40, ये सेम है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर आते हैं एडी। क्या हुआ भाई, एडी का फॉर्मूला था सी प्लस आई, तो सी प्लस आई को ऐड कर देंगे तो एडी आ जाएगा। चलिए, फिर एएस क्या है, एएस सी प्लस एस, सी प्लस एस को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो एडी आ गया और एएस आ गया। इक्विलिब्रियम लेवल क्या था भाई, एडी इज इक्वल टू एएस था सर। तो यार एडी इक्वल टू एएस क्या है, ये रहा, एडी भी 400 है, एएस भी 400 है। तो ये जो लेवल आ गया ना हमारा, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी हो गई एडी इज इक्वल टू एएस। मतलब कि 40 लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे या फिर इनकम 400 जहां पर हो, वो हमारा हो गया एडी इज इक्वल टू एएस, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इसका हम ग्राफ भी देख लेते हैं। तो यार ये है इसका ग्राफ, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है।
ये मेरा है एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ, देखिए सीधा ऊपर जा रहा है अपवर्ड स्लोपिंग। ये है मेरा एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ। अब यार ये देखो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि ये देखें आप 80 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है ना। ये मेरा 80 से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये मेरा एडी का ग्राफ है, ये मेरा एएस का ग्राफ है। ये दोनों जहां पर मिले पॉइंट ई, इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम, एडी इज इक्वल टू एएस। और ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जो कि यहाँ पर क्या है 400, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। बस इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एडी एएस का। एक आपको शेड्यूल बनाना है और एक ग्राफ लिखना है, और दो चीजें और लिखनी है यार, व्हाट हैपेंस व्हेन एडी इज मोर देन एएस एंड व्हाट हैपेंस व्हेन एडी इज लेस देन एएस। ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। एडी एएस से ज्यादा होता है तब क्या होता है, एडी एएस से कम होता है तब क्या होता है। जब एडी एएस से ज्यादा होता है तो ये यहाँ पर पहुंचता है, फिर जब एडी एएस से कम होता है तो भी ये यहाँ तक पहुंचता है। बेसिकली अगर हम यहाँ पर है ना कहीं पर पॉइंट इस ट्राइंगल में, तो इसको यहाँ से यहाँ पर आना पड़ेगा, वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ये यहाँ पर है तो फिर वापस यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो ये कैसे इक्विलिब्रियम पे वापस आता है हम वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जब व्हेन एडी इज मोर देन एएस, बस डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है। लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और आउटपुट है नहीं, ठीक है। कंज्यूमर कह रहा है कि हमें चाहिए हर महीने 10 पैकेट ऑफ ब्रेड, बट सप्लाई हो रही है सिर्फ 8। तो भाई क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगी। मतलब इन्वेंट्री उतनी है नहीं जितनी डिमांड हो रही है, तो शॉर्टेज पड़ जाएगी। अब जब शॉर्टेज पड़ेगी लोग फर्म्स के पास, तो क्या होगा इन तीनों चीजों पर, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम पे। भाई आउटपुट उनको बढ़ाना पड़ेगा भाई, क्योंकि डिमांड आ रही है 100 की और तुम 80 बना के बैठे हो, तो आउटपुट उनको बढ़ाना पड़ेगा। आउटपुट बढ़ाने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आउटपुट कैसे बढ़ाओगे आप, पहले आप 100 लोगों से काम लेते थे, अब 200 लोगों से काम लोगे, क्योंकि आपको ज्यादा बनाना है प्रोडक्ट। एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ जाएगा। तो देखिए जब हम यहाँ पर थे एडी इज मोर देन एएस, तो इनकम बढ़ जाएगा और यहाँ तक आकर रुक जाएगा, व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस पे आकर रुक जाएगा, ठीक है। क्योंकि तब कंज्यूमर डिमांड और आउटपुट इक्वल टू आउटपुट प्रोड्यूस्ड इक्वल हो जाएगा। तो जब बेसिकली मेरा एडी इज मोर देन एएस है ना, तो इनकम मेरा बढ़ के यहाँ तक आ जाएगा और एडी इक्वल टू एएस पे पहुंच जाएगा। ऐसे मैं इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया हूँ। अब मैं आता हूँ व्हेन एडी इज लेस देन एएस, यहाँ पर जब मैं हूँ तब क्या है, अब भाई डिमांड है कम और प्रोडक्शन है ज्यादा। मतलब डिमांड तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मुझे महीने में सिर्फ 6 या 7 पैकेट ऑफ ब्रेड चाहिए, और यार फर्म बना के बैठी है 15। तब क्या होगा भाई, अनवांटेड इन्वेंट्री आ जाएगा। मतलब कि वो इतना इन्वेंट्री बना के बैठा है जो बिक नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे वो भाई, वो अपना आउटपुट कम करेंगे, ठीक है। वो कहेंगे भाई मुझे इतना पहले जो मैंने बना रखा है पहले वो तो मैं बेचूं, उसको स्पिलेज का और इतना खर्चा मैं क्यों उठाऊं स्टोरेज वगैरह का। तो वो आउटपुट कम करेगा। आउटपुट कम करने के लिए उसको कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इनकम कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अगर वो 600 पे था तो इनकम कम होते होते फिर 400 पे आ जाएगा। तो बेसिकली दोनों केसेस में वो इक्विलिब्रियम पर वापस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इनकम जब एडी मोर देन एस था तब भी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, यहाँ से भी वो इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। तो यही पूरा गेम है कि कैसे वो इक्विलिब्रियम पर वापस आ रहा है। तो आपको ये स्केड्यूल बनाना है, ये ग्राफ बनाना है। एडी एस से ज्यादा है तो क्या होगा, एडी एस से कम है तो क्या होगा, ये रिलेशन आपको लिखना है बस, और कुछ नहीं है। एडी इक्वल टू एस अप्रोच खत्म। अब आते हैं सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ये भी उतनी ही आसान है। अब यार ये हमारा पुराना वाला ही ग्राफ लिखेंगे, ये वाई और एक्स एक्सिस है, ये मेरा एडी का ग्राफ है और ये मेरा एएस का ग्राफ है, और ये मेरा हो गया भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना। ये हमने पिछले ही ग्राफ में पढ़ा है इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यार यहाँ पर हम बनाएंगे वाई और एक्स एक्सिस, ठीक है। ये मेरा हो गया सेविंग का ग्राफ। अब सर ये सेविंग का ग्राफ नेगेटिव से क्यों शुरू हो रहा है, जीरो के नीचे से शुरू हो रहा है। आपको याद होगा स्टार्टिंग में सेविंग नेगेटिव थी, डिस सेविंग पे थे, -40 -20 थी, इसलिए सेविंग नीचे से शुरू होगी। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था, सेविंग माइनस से शुरू होगी और इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेम है भाई। 40 की इन्वेस्टमेंट है, सीधा 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 सिंपल इन्वेस्टमेंट सेम है और सेविंग्स का अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। तो ये मेरा बन गया इक्विलिब्रियम, फिर से ये मेरा इक्विलिब्रियम बन गया बिकॉज सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। ये मेरा OY इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो गया, ठीक है। तो यहीं से मैंने
सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये वाला ग्राफ जो पुराना था वो बनाना है और इसके नीचे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बनाना है। ये मेन ग्राफ आपका जो है, इसी के आपको मार्क्स मिलेंगे सबसे ज्यादा, इस ग्राफ के। ठीक है, तो भाई इसमें भी वही सेम चीज आपको पूछनी है, व्हाट हैपेंस व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट हैपेंस व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। तो यार अगर मान लो सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, सेव लोग कम कर रहे हैं मतलब कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, हाउस होल्ड कंज्यूमिंग मोर एंड सेविंग लेस, लोग सेव कम कर रहे हैं मतलब खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, वो कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं। खर्चा ज्यादा कर रहे हैं इसका मतलब भाई शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री हो रही है। फिर वही वाली बात आ गई ना, सब खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और इतना आउटपुट बन नहीं रहा है, तो शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री हो गई। और शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री हुई तो वही सेम चीज, आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। आउटपुट बढ़ाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते ही इनकम बढ़ानी पड़ेगी। तो यार इनकम बढ़ाते ही फिर वापस वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। देखिए सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट ये वाला है, ये वाला पोर्शन है। फिर इनकम बढ़ाते बढ़ाते यहां तक आ जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ठीक है, फिर व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, अब यार पीपल आर कंज्यूमिंग लेस एंड सेविंग मोर। अब हम यहां पर हैं, ठीक है, यहां से हम यहां पर कैसे आएंगे, देखो लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं और सेव ज्यादा कर रहे हैं। भाई कंज्यूम कम कर रहे हैं तो इसका मतलब अनवांटेड इन्वेंट्री बन जाएगी। जब लोग खर्चा ही नहीं कर रहे, कुछ ले ही नहीं रहे, तो इन्वेंट्री का क्या करेगा वो, ज्यादा से ज्यादा उसकी इन्वेंट्री बढ़ती जाएगी। फिर आउटपुट उसको कम करना पड़ेगा, आउटपुट कम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट कम करेगा, एम्प्लॉयमेंट कम करते ही इनकम भी कम हो जाएगी। तो ये वापस इनकम कम होते 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 फिर ये इधर आ जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट जो ADAS अप्रोच का था वो हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट पे भी कर दिया है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम हमारे फाइनल जो कॉन्सेप्ट है उस पर, कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है और एक काम कैसे करता है। सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये होता है कि भाई मैंने जब कुछ इन्वेस्ट किया तो मेरी इनकम कितनी बढ़ गई। मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए किसी चीज में तो उससे मेरी इनकम कितनी बढ़ी। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम, नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। देखिए K इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। ठीक है, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा आई, मेरे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने से इनकम कितनी बढ़ी। ठीक है ना, ये हो गया मेरा, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट कितना मल्टीप्लाई होकर आई, मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया और मेरे को 1000 रुपए इनकम बढ़ गई, तो मेरा 10 टाइम्स हो गया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 10 हो गया। ठीक है, मेरी इनकम 10 गुना हो गई उसकी वजह से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका एक फॉर्मूला और होता है K इक्वल टू 1 माइनस MPC। ठीक है, जैसे डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई है 1 माइनस MP। अब MPC MPS का कॉन्सेप्ट हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं वापिस को नहीं समझाऊंगा, आप पिछले वाले चैप्टर की वीडियो में देखिए और समझ सकते हैं उससे। MPC 1 माइनस MPC क्या होता है, MPS होता है, क्योंकि MPC प्लस MPS मिला के 1 होता है। तो ये भी हो गया, ये मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, आप देख सकते हैं, लिंक में वीडियो है। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय MPS हो गया। अब यार MPC एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आर डायरेक्टली रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी चाहिए कि MPC और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है और एक घटता है तो दूसरा घटता है। ऐसा क्यों होता है, देखो यार, जब MPC बढ़ता है मतलब लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी एडिशनल इनकम, जब लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा हो रहा है। जब एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की इनकम होती है, तो जब मैं खर्चा ज्यादा कर रहा हूं ना तो मेरी इनकम बढ़ेगी। ठीक है ना, सोसाइटी में इनकम, इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी, तो डेल्टा वाई बढ़ जाएगा। तो ये न्यूमरेटर बढ़ जाएगा तो K भी अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये मेरा बढ़ गया तो K भी मेरा बढ़ जाएगा, मतलब मल्टीप्लायर भी बढ़ जाएगा। तो जैसे ही मैं कंज्यूम ज्यादा करना शुरू करूंगा, MPC ज्यादा करूंगा, मेरा इनकम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बढ़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं MPC एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आर डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, तो यार अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होती है, कम से कम कितना वैल्यू हो सकता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, और ज्यादा से ज्यादा क्या वैल्यू हो सकता है, इसकी रेंज क्या है बेसिकली। जैसे MPC और MPS की रेंज होती है ना, 0 से 1 के बीच में होता है हमेशा, तो वैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। तो यार सबसे पहले देखेंगे मिनिमम वैल्यू। यार मिनिमम वैल्यू इसकी होती है 1, क्योंकि देखो MPC की जो मिनिमम वैल्यू होगा वहीं से हम शुरू करते हैं। चलो MPC कम से कम हो सकता है 0, तो अगर MPC को मैं 0 ले लूं तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0, तो 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितना होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 से कम इसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारा इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि यार देखो
एमपीसी मैक्सिमम कितना होता है, ठीक है ना, जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्स मिनिमम होगा, जब एमपीसी मिनिमम है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मिनिमम है, और जब एमपीसी मैक्सिमम है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैक्सिमम है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। तो एमपीसी भाई मैक्सिमम होगा जब 1 होगा, तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1, तो 1 डिवाइड बाय 0 मतलब इन्फिनिटी। तो 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की रेंज रहती है, कम से कम होगा 1 और ज्यादा से ज्यादा होगा इन्फिनिटी, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का नंबर आएगा, ठीक है। अब आते हैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है ना, ये भी एक क्वेश्चन आता है कई बार की, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये शुरू करेंगे, भाई सबसे पहले हम लेंगे इन्वेस्टमेंट कितना किया है एक इंसान ने, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से उसकी इनकम पे क्या फर्क पड़ा है, ये ना हमारा मल्टीप्लायर डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट से एडिशनल इनकम कितनी बनी है, अब जो इनकम उसकी एडिशनल बनी है उसमें से उसने कंज्यूम कितना किया और सेव कितना किया है, ठीक है ना। इनकम में से उसने कुछ कंज्यूम किया होगा और कुछ सेव किया होगा, ठीक है ना। अब डेल्टा सी इक्वल टू ये कैसे आया भाई, ये क्यों आया है, देखो यार एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई होता है, ठीक है ना, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है फॉर्मूला, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। तो डेल्टा सी अगर मुझे निकालना हो तो इसको उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा सी इक्वल टू एमपीसी इंटू डेल्टा वाई इंटू एमपीसी। देखिए तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट से हमारे इनकम कितनी जनरेट हुई, इनकम जनरेट जो हुई उसमें से कंज्यूम कितना हुआ और सेव कितना हुआ, हम ये पढ़ रहे हैं। तो मान लो यार हमने इन्वेस्टमेंट करी 100 की, हमने एक फ्लाईओवर बनाना है, वो फ्लाईओवर बनाने के लिए हमने 100 की इन्वेस्टमेंट करी है, वो 100 कुछ हो सकता है, 100 करोड़ हो सकता है, 100 अरब हो सकता है, वो यूनिट जो मर्जी ले लो, मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो हमने 100 की इन्वेस्टमेंट की, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, आज जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो इनकम बढ़ेगी। इनकम क्यों बढ़ेगी, यार आपने कंपनी को पैसे दिए हैं कि मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ मेरे लिए फ्लाईओवर बनाओ, वो ज्यादा से वो लोगों को हायर करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, देखेंगे वो रिसर्च करेंगे, रिसर्च करके बताएंगे भाई यहाँ पर ये बन सकता है वो बन सकता है, फिर लोगों को वो एम्प्लॉय करके बनाना शुरू करेंगे, तो इनकम बढ़ेगी लोग, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है ना, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो इनकम बढ़ी, ठीक है ना। इनकम बढ़ गई 100 से, तो अब जब 100 से उतनी ही इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन कितना होगा 100 इंटू 0.9। अब हमने एमपीसी पूरे केस में 0.9 लेके चल रहा है, ये याद रखिए, एक एमपीसी जो हमको लेके चलना है, एमपीसी इक्वल टू 0.9 लेके चल रहे हैं, तो 100 इंटू 0.9, 100 मतलब ये 90 मेरा हो गया कंजम्पशन, डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन। अब 100 में से अगर मैं 90 मैंने कंज्यूम कर लिया तो 10 मैंने सेव किया, इसका मतलब, ठीक है ना। 100 एडिशनल इनकम में से 90 मैं कंज्यूम कर दिया तो 10 मैंने सेव किया है, ठीक है ना। तो ये मेरा एक राउंड खत्म हो गया, 100 का इन्वेस्टमेंट था, 100 ही इनकम जनरेट हुआ, 100 में से 90 मैंने कंज्यूम कर लिया और 10 मैंने सेव कर लिया। अब आते हैं राउंड 2 पे। अब यार ये जो कंजम्पशन है 90, जब मैं ये कंज्यूम कर रहा हूं, जब मेरा कंजम्पशन मतलब मेरा खर्चा दूसरे इंसान का क्या है, इनकम, यस ये उसका इनकम है, तो हम सेकेंड राउंड पे आएंगे ना तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये इधर आते ही क्योंकि मैंने जो खर्चा किया वो किसी और की इनकम बन गई, अब जब उसकी इनकम बन गई 90, अब मैं 90 को इससे रिप्लेस कर दूंगा डेल्टा वाई इंटू एमपीसी, तो 90 इंटू 0.9, अब मेरा डेल्टा सी 81 हो गया, फिर 90 में से 81 मैंने कंज्यूम कर लिया और 9 मैंने सेव कर लिया, ठीक है। फिर वापस ये मेरा कंजम्पशन है तो फिर ये किसी की इनकम बन जाएगी, फिर वैसे ही आएगा 72.9, 81 इंटू 0.9 और ये मेरा आएगा 8.1, वही सेम कैलकुलेशन वही फॉर्मूला है, 81 में से इतना मैंने कंज्यूम कर लिया, इतना मैंने सेव कर लिया, फिर ये दोबारा बनेगी किसी की इनकम, फिर ये एक नया राउंड शुरू होगा, फिर ये दोबारा किसी की इनकम बनेगी, ऐसे करते 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 देखो 65.6 तक हम पहुंच गए, ऐसे करते 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 ये राउंड चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और फाइनली ऐसा आएगा कि इनकम जो है वो हो जाएगी 1000 इंक्रीज इन इनकम। तो बेसिकली मेरे 100 रुपए के इन्वेस्ट करने से 1000 की इनकम बढ़ गई, तो मेरा मल्टीप्लायर हो गया 10। समझे ये 1000 कैसा है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। देखिए के इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एमपीसी होता है, ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.9 हो गया, क्योंकि हमने एमपीसी 0.9 लिया था, मतलब 1 डिवाइड बाय 0.1, तो के मेरा हो गया 10, तो मेरा मल्टीप्लायर हो गया 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई होता है, अगर 10 मल्टीप्लायर है तो मतलब 10 इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय 100, जो कि मेरा डेल्टा आई है, उसको मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1000 आ जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाली है एमपीसी से, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी 10, और जब मेरा मल्टीप्लायर का वैल्यू आ गया तो मैंने डेल्टा वाई निकाल लिया वहां से, ठीक है। तो मैंने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करने से मेरे को 1000 रुपए की इनकम जनरेट हुई है, तो मतलब मेरा 10 गुना ज्यादा हो गया, 10 टाइम्स
मेरा इनकम मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है इसका मतलब, ठीक है ना, 1000 डिवाइड बाय 100, और उस 1000 में से मैंने 900 कंज्यूम कर लिया, वही मल्टी इंटू एमपीसी कर दिया ना 0.9, तो 900 मेरा कंज्यूमशन हो गया और 100 मैंने सेव कर लिया। तो ये है हमारा वर्किंग ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कैसे 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट से आप इनकम जनरेट करते हो, फिर कुछ खर्चा उसमें से कंजम्पशन करते हो, फिर वो कंजम्पशन किसी की इनकम बनती है, फिर वो इनकम में से और कंज्यूम होता है, फिर और कंजम्पशन से और इनकम बनती है, तो और इनकम बनते 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 फाइनली आप एक बड़ी इनकम तक पहुंच जाते हो, और एक 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आपने 1000 रुपीज का इनकम जनरेट कर दिया। दिस इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सिंपल टर्म में ये हमारा इनकम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो ये हमारा इसके साथ चैप्टर खत्म हो गया। आप इस क्वेश्चन में ये शेड्यूल जरूर बनाइएगा, ठीक है, इसी के मार्क्स हैं, इस शेड्यूल के बना देंगे, फिर आप वो जो एग्जामिनर है वो समझ जाएंगे कि आप कॉन्सेप्ट को समझे हैं कि नहीं इस शेड्यूल के बनाने से। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर 8 जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगला जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा वो होगा चैप्टर 9 एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। आई नो इस चैप्टर के प्रैक्टिकल्स बचे हैं अभी, बट मेरे को बार बार जो है कमेंट में लोग लिख रहे हैं कि पहले आप जो है सिलेबस पूरा खत्म करा दीजिए, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बार चैप्टर वाइज सारा सिलेबस खत्म करा दूं, जो जिसमें सिर्फ एक वही चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर 9 एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो एक बार वो चैप्टर मेरा खत्म हो जाए, वो भी एक वीडियो का चैप्टर है बस, और उसमें से भी एक बड़ा क्वेश्चन आने के काफी चांसेस है क्योंकि आता है कई बार। तो जब वो खत्म हो जाएगा तो एटलीस्ट हमारा पूरा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर आप कोई भी वीडियो उठाकर किसी भी चैप्टर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो वो उससे क्या है कि हमारा एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसके प्रैक्टिकल्स पर वापस आऊंगा। इसके प्रैक्टिकल्स को हम करेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करेंगे, संदीप गर्ग बुक से जो है वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि अनसॉल्व वाले हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है। तो यार बस इतना ही है इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और बताइए आपको कैसी लगी वीडियो, और आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू।